नोटियाल कहाँ से आए, ये बद्रीनाथ मंदिर कहाँ से आया, ये कोई भी जाके 4 साल रहेगा 5 साल रहेगा वो उसको स्थायी नहीं होगा, वो भी उत्तराखंडी हो गया। एक हॉस्पिटल है उत्तरकाशी के पास है, वहाँ गए, वहाँ फैसिलिटी उतनी नहीं है, मतलब डॉक्टर के पास भी सामान खुद ही देना पड़ता है। सॉल्यूशन गवर्नमेंट को भी एक स्टेप लेना पड़ेगा, आगे आके इन्वाइट करना पड़ेगा उत्तराखंडियों को, पहले इन्वाइट हम कैसे कहें कि हम उत्तराखंडी हैं कि बिना पॉलिटिकल कनेक्शन के तो बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा आज की डेट में। मेडिकल में सुविधा नहीं मिल रही, सरकारी हॉस्पिटल में तो आपको एंटरटेन नहीं करते कोई, आपको फ़ोन कराना पड़ता है। अर्ता खाला तब देसी लोग, और देसी लोग क्या करता है तुम्हें सब पता, एक बार अंग्रेज आए थे अब देसी आला। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारतीय उस लाइफ में आप सबका स्वागत करता हूँ। इस समय हम देश की राजधानी नई दिल्ली में हैं और मिलने पहुँचे हैं अपने ही समाज के एक व्यक्ति हैं जो उत्तराखंडी हैं मूल रूप से, लेकिन पिछले कई दशकों से देश की राजधानी नई दिल्ली में रह रहे हैं और इस समय जो गढ़देशीय भ्रात मंडल है यानी गढ़वाल समाज का जो एक एसोसिएशन है, बड़ा संगठन है, जिस पे हज़ारों पहाड़ी जो है उससे जुड़े हुए हैं, हज़ारों पहाड़ी परिवार। तो यहाँ पर जो गढ़वाल सदर है उसकी अध्यक्षता करते हैं, तो नाम है इनका इंजीनियर विनोद कुमार नौटियाल, जो इस गढ़देशीय भ्रात मंडल के अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड में हो क्या रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी था हमारे प्रवासियों के चश्मे से, क्योंकि सरकार कार्यक्रम कर रही है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कार्यक्रम होते हैं प्रवासी सम्मेलन, और सरकार कहती है उत्तराखंड को सशक्त बनाना है, लेकिन भला जब तक हमारा उत्तराखंडी समाज यानी जो सशक्त समाज है दिल्ली मुंबई में रहने वाला वही सरकार के साथ नहीं आएगा, तो सशक्त उत्तराखंड का जो दावा है वो पूरा कैसे होगा। और सरकार जो रिवर्स पलायन की बातें जो कर रही है कि आइए आप इन्वेस्ट कीजिए उत्तराखंड में, तो क्या वो जो पहाड़ी समाज है जो दिल्ली मुंबई और देश के अन्य शहरों में रह रहा है, क्या वो उसके लिए तैयार है? क्या रिवर्स पलायन के जो दावे हैं उनमें दम है? तो सीधा इन्हीं से जान लेते हैं। नौटियाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार सर। कल छा आप बहुत बढ़िया अच्छा, बढ़िया अच्छा, बहुत बढ़िया। और क्या चढ़ू जाके दिल्ली में? दिल्ली में तो अभी देखिए सरगर्मी थे पॉलिटिकल बहुत तगड़ी, चुनाव होएगी, पार्टी जीत गई, बीजेपी वगैरह जीत गई। बगलपट्टी रवि नेगी, हाँ रवि नेगी बहुत अच्छा आदमी से, रवि नेगी, मोहन सिंह बिस्ट जी, अभी थोड़ी भागीदारी हमारी बढ़ गई पॉलिटिक्स में, और थोड़ा थोड़ा जन जन हम लोग जागरूक होना, दिल्ली में भाग रहती हमारी भागीदारी बढ़ने लगी। और मैं तो चाहूँगा कि अब जो नया लोग आना, जो नया बच्चा, तो मैं थोड़ा और एग्रेसिवली पॉलिटिकल में आना चाहूँ, क्योंकि जब तक हमारी उत्तराखंड की, हमारी पहाड़ियों की भागीदारी उत्तराखंड पॉलिटिकल में नहीं होली, तो हमारो जो हिस्सा जो अधिकार है हर जाति से, हर प्रांतों से बराबर मिल तो तत्काल नहीं मिलता। तब अध्यक्ष में क्या चाहिए गढ़वा, ये गढ़देशीय भ्रात मंडल क्या चाहिए या कि ककड़ गुमा में? हाँ, ये गढ़देशीय भ्रात मंडल एक पहली छोटी सी संस्था थी, 1972 में ये को जन्म हुई एक तरह से रजिस्ट्रेशन, और तब उत्तराखंड से पहले 25 साल उत्तराखंड को बने हुए कह सकते हैं, इसको 52 साल हो गए, 52 साल हो गए लगभग। और तब लोगों ने क्या था, शुरू में जब उत्तराखंडी लोग दिल्ली में आए ना, तो मान जब कई जगह नया लोग जाता तो डरदा, बहरे की कम्युनिटी से लोगों से डरता, तो आपस में लोग कट्ठे बुला जन। अब आजकल जो दूसरे प्रांत से लोग आना क्या करता, अपना भाई बंद पास अपना आस पास बसोंदा, सिक्योरिटी बढ़ती है ना, डर खत्म होंदो, अपना लोग आस पास रह लो तो आप सेफ महसूस कर दो। तो तब शुरुआत ही नहीं हुई कुछ, तब का जागरूक लोगों ने मिली गई, वो छोटी सी संस्था बनाई, शुरुआत ललित पार्क पे करी, तब मिली गई लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन करी गई, प्लॉट खरीदे। फिर बाद में सरकार से बार बार मिली गई, शिलाध्यक्ष से कहीं से यू अलॉट कराई, ये सब लोगों ने मिली गई दान देखा, एक लिखूँ पिछले देखो अपने पिछले तो 21,000 दिए हैं क्या? हाँ, 51 को 7,000 लगभग सभी लोगों ने मिल गई, कुछ एकजुट हुए थे, जहाँ एकजुट हो गए पैसे दिए, तो कुछ सरकार भी देनी, उत्तराखंड सरकार भी लेनी, शिलाध्यक्ष भी देनी, तो ये उत्तराखंड भवन अलॉट हुई। तो अभी आप अध्यक्ष हैं? अब मैं ये हर 2 साल में एक चुनाव होता, तो पिछला चुनाव में हम लोग जीती। तो क्या करता आप काम क्या चाहिए? हमारो काम एक चीज़ कि जो जितना हमारे उत्तराखंड के भाई बहन जो पहाड़ी लोग से, जो गढ़वाल लोग से, तो एकजुट करना हमेशा, साथ लिखेंगे चाहूँ तो कोई दिक्कत हो तो दगड़ी खड़ो रहना, और जो मेंबर हमारा जो बढ़िया तो कहीं भवन सस्ता दामों में उपलब्ध रहूँ, तो फंक्शन का बेटी का ब्याह होंदो, कई गरीब परिवार तो हम लोग तन भी करोंदा, अपनी तरफ बेटी भवन उपलब्ध करोंदा,
कुछ लोग हमारा और भी जो कैटरिंग को काम करता है, तो उनके ऑलमोस्ट फ्री जो गरीब परिवार उत्तराखंड गई। और तन जो उत्तराखंड जो मेंबर थे तो उनके चार्ज बहुत कम थे, नॉमिनल चार्ज। मतलब उत्तराखंड बटी को भी आलू यके। हाँ, तो आप मदद कर ला मैं। हाँ, मदद कर ला, हम मदद कर दा, फिर जतना जे की सामर्थ्य हो और कोशिश कर दा कि ठीक ठाक वह जो ये हमारू काम। बाकी ये से मेंटेन करना, अगली पीढ़ी तक ले जाना, मेंटेन करना, तो सौंपना ये काम। इलेक्शन में तो बड़ी चर्चा होती, पहाड़ पानी और जवानी काम नहीं आती, बट पीड़ा नहीं होती मन में। बहुत पीड़ा होती, बहुत पीड़ा होती। किला देखा हमारा माँ बाप जब री उत्तराखंड छोड़ी गए तो कुछ नहीं था तक। चर्चा ना हिंदी में करता किला की सभी समझ जाओ। हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ हमारा उत्तराखंड में जगह सभी समझ ला, नहीं छुई लगनी रैली। ठीक 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 ठीक। कब आए थे आप यहाँ पे? दिल्ली में मेरे फादर आए थे, एजुकेशन की उन लोगों ने शुरू में आए थे, छोटी सी नौकरी करी, साथ में पढ़ाई भी करी MAMC से। और वो तो 72 से भी बहुत पहले आ गए थे, लगभग 60s में आ गए थे वो। क्यों, कारण क्या था उसका? कारण ये था वहाँ रोजगार नहीं था, वहाँ परिवार बड़ा हो रहा था। अब क्या है? अब कारण ये है कि वो यहाँ अब रोजगार वहाँ है या नहीं है अभी पता नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है इस एज पे पहुँच गए हैं। तो शुरू में वो अकेले थे। यानी पहला कारण रोजगार। देख लीजिए उत्तराखंड से जो पलायन हुआ है, नौटियाल जी यहाँ पे आए, गणदेशीय भ्रातृ मंडल के अध्यक्ष हैं, जो गढ़वाल का जो समाज है उसकी पूरी अध्यक्षता करते हैं। और इस टाइम अब हमें ये देखना होगा साथियों, 1972 में यानी नौटियाल जी के जो पिताजी थे वो 1972 में देश की राजधानी दिल्ली आ गए। अब आज की तारीख में इनका अपना घर है, यहीं पे रहते हैं, यहीं इनकी पीढ़ियाँ, अब इनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, यानी तीसरी पीढ़ी भी यहाँ पे रहती है। तो हमें देखना होगा, आखिरी में इस पर भी हम सवाल लेंगे, क्या 1972 के बाद लगभग आपके 53 साल हो गए हैं? 53 साल। मेरे को नहीं, मेरे फादर तो 60s में आ गए थे। मेरा जन्म जो 71 का है, गाँव में ही मेरा जन्म हुआ। 50 साल से ज़्यादा हो गए। समय बाद भी क्या रोजगार जैसा मुद्दा एड्रेस किया गया सरकार द्वारा? नहीं किया गया, इस पर भी आएंगे। हाँ। पहले आपकी यात्रा पे आ जाते हैं। हाँ। कि पलायन पिताजी पहले आए आपके 1900 लगभग 65 में 1965 में पिताजी आए, मतलब चाइना वार हाँ के बाद सीधा दिल्ली आ गए। सीधा दिल्ली आ गए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या नौकरी थी? रोजगार नहीं कहूँगा, एजुकेशन नौकरी थी हाथ में या भटकना पड़ा? कोई नौकरी नहीं थी, वैसे ही आ गए। वैसे कोई एक आदमी रहते थे, मजबूर थे क्योंकि हमारे पापा वगैरह 6 भाई बहन और 6-7 भाई बहन थे वो, तो वहाँ दिक्कत होने लगी थी। तो कुछ पापा इधर आ गए कि चलो आगे पढ़ाई करता हूँ। तो पढ़ाई का भी बहुत दिक्कत थी पहाड़ों में, एजुकेशन सिस्टम नहीं है वहाँ पे। तो उन्होंने 12वीं पास करी, GIC प्रताप इंटर कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन करी। उसके बाद GIC प्रताप टिहरी में था, टिहरी से ही पढ़ाई करी। हाँ, टिहरी से पढ़ाई करी। उसके बाद वो दिल्ली आ गए। यहाँ पे भी उन्होंने छोटी मोटी नौकरी करी और साथ में पढ़ाई भी करी। होटल में रहे या नहीं? होटल में नहीं। मानते कि उत्तराखंड से आदमी कहा जाता है बड़ा होटलियर्स हैं, सारे होटल लाइन। अगर वो होटल में होते तो फिर पढ़ाई मुश्किल कर पाते हैं, क्योंकि होटल लाइन मजबूरी होती है। मैं कहता हूँ कि आते हैं उत्तराखंड से और तमाम। उन्होंने जो बताते हैं कि शुरू में ब्रिटानिया ब्रेड फैक्ट्री थी, तो वहाँ पे काम किया, कुछ अखबार भी डाले, संघर्ष पूरा मतलब। हाँ, सुबह अखबार होकर की नौकरी और उसके बाद कुछ नहीं था तो रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई भी की। यही संघर्ष हमारे उत्तराखंड है ना। तो फिर MAMC में शुरुआत करी, वहाँ ने टेक्नीशियन की वहाँ शुरुआत करी। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ उनका, और उन्होंने एजुकेशन करी, फिर उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी। तो वो करने के बाद हम लोग लगभग 7-8 साल 78 के आसपास हम दिल्ली आ गए सारे के सारे। अच्छा, पहले वो पापा खुद सेट हुए? हाँ, शादी वादी उस टाइम हो चुकी थी? हो चुकी थी। और शादी के बाद वो यहाँ आते हैं ताकि परिवार को पाल सके, एजुकेशन के लिए। और आप लोग वहीं थे? हाँ, हम लोग वहीं थे। और गाँव में? हाँ, बल्कि बहुत संघर्ष हुआ उस टाइम भी। पापा ने कहा मैं अपनी फैमिली लेके जाता हूँ दादा को, तो सारे लोग नाराज़ की, तुम परिवार से अलग जा रहे हो, ये है। लेकिन फिर भी वो आ गए। और जो आए नहीं, बल्कि उस टाइम क्या है, अब जानते पहाड़ों की एक आदमी जाता है उसके पीछे 10 और आ जाते हैं। तो पूरा परिवार, पापा का माँ पिता सब आ गए, सबको दिल्ली ले आए कि तंग हो जाए वापिस चले। अच्छा। लेकिन ठीक है, उन्होंने संघर्ष किया। हम लोगों का एजुकेशन मतलब एडमिशन यहीं करा दिया। मेरा बड़ा भाई तो वहीं पढ़ा, नानी के साथ था शुरू से। ठीक है, आपकी पढ़ाई सब दिल्ली में? मेरी सारी पढ़ाई दिल्ली से हुई। शुरू से ही इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करी और बहुत अच्छा सफ़र रहा। शुरू में किराए पे थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ के भी अपनी भाषा से जुड़े हुए हैं। हाँ, बचपन गढ़वाली भी बहुत अच्छी बोल रहे हैं आप। हम, मेरे बड़ा भाई और मेरे को, और मतलब मेरे बच्चे तो समझते हैं, बोल नहीं पाते तो हल्की हल्की, लेकिन हम लोग बहुत फ्लुएंटली गढ़वाली बोलते हैं और बहुत अच्छा लगाव है।
मतलब अंग्रेजी में भी उतनी कमांड है, हिंदी में भी उतनी अंग्रेजी, कमांड हिंदी, हरियाणवी, गुजराती, 5-6 लैंग्वेज पे कमांड है गढ़वाली, मेरा। सारी भाषाएं मतलब सब सीखा है। मतलब इसमें आपने एडिशन ही किया है लेकिन अपनी जड़ें नहीं छोड़ी है। हाँ, जड़ें नहीं छोड़ी। गढ़वाली बहुत अच्छी आती है मेरे को, कि गढ़वाली मेरे को अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। हाँ, तो इसी तरह हमारा बढ़ा हुआ मेरा, एक्चुअली मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने MBA किया। भाई पिताजी ने संघर्ष किया और बेटे को इंजीनियर बना दिया है। हाँ, बेटे को इंजीनियर। यानी कहीं ना कहीं देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्टोरी है ये कि क्यों निकलना पड़ता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है पहाड़ों में, एजुकेशन नहीं है, रोजगार नहीं है, मेडिकल सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है। पहाड़ों की बात कर रहा हूँ। आज भी ये अगर प्रवासियों को लगता है आज की डेट में कि उत्तराखंड में इस तरह आज का की है। डेट में भी सिर्फ तराई वाले एरिया में छोड़ के, अगर अपर आप जाते हैं पहाड़ अभी? बिल्कुल जाता हूँ। मैंने मेडिकल, जब बीच में हम लोग गए थे गंगोत्री की तरफ, यमुनोत्री की तरफ ट्रैवल किया, तो मेरे बेटे को चोट लगी थी। तो रेजिडेंट एक हॉस्पिटल है उत्तरकाशी के पास ही, वहाँ गए। वहाँ फैसिलिटी उतनी नहीं है, मतलब डॉक्टर के पास भी सामान खुद ही देना पड़ता है। क्या बात है। देखिए स्वास्थ्य मंत्री के लिए भी सवाल है, अभी छोड़ दिए। दल सिंह रावत जी कह रहे हैं कि बहुत स्वास्थ्य का बहुत बढ़िया मॉडल कर दिया, उनके लिए भी आपने सवाल दे दिया है। दिक्कत है। और ये नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू है, मैं कहूँगा ये नॉन पॉलिटिकल Non-political इंटरव्यू है। बिल्कुल ये पहाड़ की पीड़ा है, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू है और ये सच है, क्योंकि सच बताना ज़रूरी है। मेरा ही अपना जो गांव है मठियाली, नंदगांव रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर है। आप कहोगे स्कूल है वहाँ पर, लेकिन एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। कई बार टीचर होते हैं, कई बार नहीं होते। फिर मजबूरन लोगों को, क्योंकि इंग्लिश मीडियम तो बिल्कुल नहीं है उधर, तो लोग मजबूरन वहाँ से बच्चे शिफ्ट करने पड़ते हैं देहरादून। नहीं लौटेल जी, वहाँ पे तो कहा जा रहा है कि बिल्कुल एजुकेशन का मॉडल बेस्ट है। हम जब शिक्षा मंत्री से सवाल करते हैं, उनसे पूछा हमने, उनका देश में सबसे बेस्ट जो मॉडल है वो उत्तराखंड का एजुकेशन का। और कुछ महीने पहले यात्रा भी की इन्होंने फिनलैंड की, क्योंकि फिनलैंड के एजुकेशन मॉडल को जो पूरी दुनिया में बेस्ट मॉडल कहा जाता है एजुकेशन का, वहाँ की यात्रा भी की उन्होंने, ताकि वहाँ से कुछ समझें, कुछ एक तजुर्बा वहाँ पे हासिल करें, उस तजुर्बे को उत्तराखंड में लागू करें। ताकि क्या लगता है, मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूँ। मेरी जो सास हैं, मेरी मदर इन लॉ, वो 5वीं तक की क्लास की प्रिंसिपल हुआ करती थी। अभी कहाँ पर? गाँव में ही। गाँव में, ठीक है। मेरे फादर इन लॉ SSB से रिटायर्ड हैं, रॉ में थे, फिर SSB में ट्रांसफर, वो रिटायर्ड हो गए। सास शुरू से ही एजुकेशन में ही है, 5वीं क्लास की प्रिंसिपल है थी, अब रिटायर हो गई होगी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 5वीं तक का है। मेरा बेटा था 4th क्लास का। वो जब वहाँ गया तो एक बार सासू जी के साथ वो स्कूल में गया, तो उनकी किताबें देखी, वो पढ़ा रहा था उन्हें। अच्छा, 4th क्लास का बच्चा 5वीं, क्योंकि वो मिक्स होते हैं, बच्चे होते नहीं पूरे, पहली के 2-3, टोटल में 35 बच्चे थे। मेरे बेटा क्लास ले रहा था। तो एजुकेशन सिस्टम यहाँ से लगा लिया। जो ये दर्द है नौटियाल जी, अगर आपको लगता है कि खामियां हैं, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है इन खामियों को हम सब उत्तराखंडियों को आकर ही दूर करना पड़ेगा। सरकार के भरोसे भी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़नी पड़ेगी। सरकार एक प्लान बना सकती है, एग्जीक्यूशन कर सकती है चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं भागीदारी आम उत्तराखंडी की भी चाहिए। सरकारों को कब तक कोसते रहेंगे? सरकार भी तो हमारे आपके बीच से ही चुनकर हम प्रतिनिधि को भेजते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम तो ऐसे में लगता नहीं कि आप लोग सक्षम हैं, क्यों कहा जाए आप लोग प्रवासी हैं, आप लोग दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक दौर था जब आपने कहा कि पिताजी आए कुछ नहीं था, अब पिताजी ने संघर्ष किया, उसके बाद आपको इंजीनियर बना दिया। आपने देश दुनिया की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो फेमस कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आपने लाखों करोड़ों के पैकेज में काम किया वहाँ पे। इस टाइम भी आप स्थापित हो चुके हैं, तो कहीं लगता नहीं है कि जो अब लौटाने का वक्त है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे कुछ पिछले करिए 3-4 साल, नहीं 3-4 साल से और सरकार प्रोत्साहित भी कर रही है। सरकारों से बात होती है हमारी, सरकारें कहती है भाई अभी उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन किया उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आई, तमाम ब्यूरोक्रेट्स आए। देखिए ना, उत्तराखंड के तमाम ब्यूरोक्रेट्स और तमाम, आप जनरल बिपिन रावत से लेकर CDS अनिल चौहान से लेकर अजीत डोभाल से लेकर तमाम ऐसे नाम है, इतनी फेहरिस्त है, इतने देखा जाए तो ऐसे से नाम है। अगर अपने एक्सपीरियंस का थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर दे उत्तराखंड के लिए, तो शायद हमारा उत्तराखंड नंबर 1 राज्य बन भी सकता है। सर मैं बताता हूँ, हिमाचल से ज़्यादा विधायक, हिमाचल से विधायक सांसद ज़्यादा है। इवन फिर हम हिमाचल से पीछे क्यों हैं? मैं थोड़ा सा फ़र्क बता देता हूँ। एक तो हिमाचल से पीछे इसलिए भी है कि हिमाचल बहुत पहले आज़ाद हो गया था, बहुत पहले, और उत्तराखंड को मैंने कहा अभी हुआ है 25 साल हो गए, 25 साल ही हुए। आप सिर्फ ये 25 साल की आज़ादी, और अभी मैं रिसेंटली 1 हफ्ते के टूर पे दुबई गया था, सिर्फ 50 साल हुए दुबई को आज़ाद हुए। इंडिया से 50 साल आगे। उनका विज़न बहुत बड़ा है। वहाँ का जो नागरिक है ना, जो वहाँ का लोकल नागरिक है, उसकी शादी होती है या उसका जो कुछ एजुकेशन सिस्टम टोटली अपर स्टैंडर्ड है।
गवर्नमेंट अपने नागरिक के लिए करती है, क्या करती है वहाँ पे? तो सब कुछ ड्यूटी फ्री है, उनको कोई टैक्स नहीं देना। बाहर वालों से टैक्स लेते हैं, जितने बाहर घूमने उन्होंने इतना हब बना दिया उसको। 85% मैं आपको गारंटी देता हूँ इंडियंस है वहाँ पे। यहाँ हमारी जात पात की लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये यहाँ से आ गया, ये कुमाऊनी हो गया, ये जौनसारी हो गया, ये उत्तराखंडी हो गया, ये गढ़वाली हो गया, गढ़वाली हो गया, बिहारी हो गया, ये यहाँ लड़ाइयाँ ऐसी चल रही हैं क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स है। वहाँ किंग है, राजा है, वहाँ सब कुछ राजा का है, इसलिए वो टैक्स की जरूरत ही नहीं उसे, अपने लोगों को देते हैं। वहाँ पे राजतंत्र है, हम कह सकते हैं, यहाँ पे लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में टैक्स तो नहीं होना चाहिए ना, इतना टैक्स तो नहीं होना चाहिए। देखिए मैं इनकम टैक्स देता हूँ, 30% मेरा कटता है ना। फिर मैं प्योर टैक्स पेड सैलरी से वस्तु खरीदता हूँ, 18% GST देता हूँ। जो मेरी वाइट मनी है, जिसको मैं ऑलरेडी वाइट कर चुका हूँ, उससे मैं कोई सामान खरीदने जा रहा हूँ तो 18% GST दे रहा हूँ ना। 48% मैं हर कमाई का हिस्सा गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद भी फिर मैं अपने लिए लाइफ सिक्योर इंश्योरेंस खरीदता हूँ, जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए लायबिलिटी, क्योंकि हम नागरिक के होने के नाते हमारा हिस्सा है कि नहीं है सिक्योरिटी। हमें तब भी सिक्योरिटी नहीं है, कल के दिन कोई भी फालतू में कंप्लेंट कर दे पुलिस की, पुलिस वाले हमें घर से उठा के ले जाएंगे, सिक्योरिटी नहीं है हमारी। नहीं, ये तो सबसे एक समस्या आपने बताई, लेकिन इसका उत्तराखंड से किस तरह से कनेक्शन है? मैं उत्तराखंड का ही बताता हूँ। उत्तराखंड के प्रोस्पेक्टिव में आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं कि अगर आपको शिक्षा स्वास्थ्य कहा जाए, नौटियाल जी आप आइए, कंट्रीब्यूट कीजिए, आप प्रवासी हैं और तमाम जितने प्रवासी आप लोग से जुड़े हुए हैं, तमाम काफ़ी लोग होंगे और तमाम अच्छे अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, कई तो अपना खुद की इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, खुद का उद्योग चला रहे हैं। तो लगता नहीं आप सबको लेकर आप सबको एक छत के नीचे आना चाहिए? अब तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी उत्तराखंड बन गया है, कहा जा रहा है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, सख्त भू कानून बन गया है, इन्वेस्टर समिट हो जाती है, ये सब आप लोगों के लिए ही तो है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं वहाँ पर? नहीं, मैं बताऊँ 2000 जब कोरोना काल शुरू हुआ, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से वहाँ माइग्रेट हुए, लोगों ने प्लानिंग करी। वो एक पहला दौर था जब लोगों ने वापस, प्रवासियों ने सोचा कि वापस पलायन बैक करें हम लोग, किया लोगों ने बहुत कुछ किया, कई लोग आज भी वहाँ पे हैं उस टाइम के दौर पे। लेकिन जब रहे लंबे अंतराल के टाइम पे ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अब बन रही हैं, मुझे लगता है अब बन रही हैं, लोग उस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। अभी पता नहीं वो किस लेवल पे पहुंची है, सक्सेस कहाँ तक जाएगा, लेकिन हम लोग जो बिल्कुल यंग जनरेशन, अब वो रिवर्स प्लान की बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। मैं भी अभी गया था, अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट उस चीज़ की सिक्योरिटी, देखो सबसे बड़ी चीज़ है, हम बड़ी मुश्किल से लोगों ने पैसे कमाए, ये मानते हैं आप नहीं मानते, इस लेवल तक पहुँचे। अब वो अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा ही काम है। हम जा रहे हैं, रिवर्स प्लान की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद ना जो सिस्टम है वो हेल्प नहीं मिलती। सिस्टम वही वाली कहानियाँ, हम कुछ भी करते हैं, मुझे एक पेपर बनाने के लिए भी फिर कुछ से ऐसे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आप। मैं बताता हूँ, अभी एक खेत के हम प्लानिंग कर रहे थे कि वहाँ पे कुछ छोटा सा कुछ बिजनेस सेटअप करें। कहाँ पर? टिहरी लेक हमारा ज़मीन है वहाँ पे, तो ज़मीन है हमारी। तो वहाँ के डीएम है मयूर दीक्षित। हाँ, मैं शेयर करूँगा, मयूर दीक्षित जी अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं आप तक भी ये इंटरव्यू और ये परेशानियाँ पहुँचाऊँगा, ताकि एक आपका भी रोल है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, आपका भी रोल है उत्तराखंड को मजबूत करना। तो वहाँ जब कुछ पेपर का छोटा सा अमेंडमेंट करनी थी, 7 दिन चक्कर लगाते, अरे पटवारी नहीं मिल के देता। कभी किसी दूसरे गांव में इवन मैसेज छोड़ने के बाद एक बार उसने बोला मैं आ रहा हूँ, तब भी नहीं पहुँचा। मतलब जो चिड़िया उड़ाने वाला जो गैंग कहा जाता है, वो उससे तरस है आप। वो बहुत तरस। आदमी कितना पेट्रोल खर्च करेगा बताइए, कितने टाइम रहेगा वहाँ पे, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम तो है, वो एग्जिस्टेंस होना तो चाहिए, ये कहते हैं, लेकिन जब रियलिटी में करने जाते हैं नहीं मिलता ना। मतलब मैं अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ। आप चाहते हैं कि आप अपने जो कमाई है, हाँ, उसका एक हिस्सा वहाँ इन्वेस्ट करें, ताकि उत्तराखंड मजबूत हो, और जो पलायन है वहाँ पे रुके, ताकि रोजगार के लिए, जिस रोजगार को पाने के लिए आपके पिताजी ने का पलायन किया दिल्ली के लिए, अब वो युवा वहाँ पे ना करे, उसको वही रोजगार मिल जाए। यही हमारी इच्छा थी कि हम छोटा सा सेटअप करके, या कोई देखो कुछ ना कुछ पलायन के तरीके ढूंढने पड़ते हैं। आज के डेट में अगर मेरे बेटे बच्चे जाएँ तो एज ए टूरिस्ट ना जाएँ, वहाँ पे ऐसा कुछ स्थायी हमारा हो, 2 कमरे का मकान हो, छोटा सा हो, ताकि वो मेंटेन भी रहे। और शुरुआत बच्चे करेंगे, एक बार बच्चा बनाया क्यों नहीं आपने? ये मुझे बताइए, दिल्ली तो बहुत बड़ा घर बना लिया, बिल्कुल। क्या उत्तराखंड में जो गाँव है आपका पुश्तैनी मकान, उसको पक्का करवाया है क्या? वहाँ पे घर बनाया हमारा गोस्ट विलेज हो गया? नहीं, हमारा पुश्तैनी मकान बहुत पक्का है, बढ़िया फैमिली रह रही है वहाँ पे, 2 फैमिली वहाँ रहती हैं, वो पक्का है, वहाँ जाके रह सकते हैं। लेकिन वो रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर है। सड़क आ गई है? सड़क आ गई है, कच्ची है, अभी शुरुआत हुई है, सड़क आ गई है, गाड़ी गई है, अभी भी है 300 मीटर का पैच अभी भी है जो चढ़ के जाना पड़ता है।
लेकिन हम सोच रहे हैं कि वो डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा सा, जब हम लैंड ले रहे थे उस लैंड के लिए हमारी बात चल रही थी, नहीं मिला। पेपर वर्क में बहुत परेशानी हो रही है। अभी हम फिर जाएंगे अगले से अगले महीने जून के आसपास फिर जाएंगे। पेपर में बहुत परेशानी है। गवर्नमेंट जो प्रोसीजर्स है वो बड़ा लंबा है, और हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं तो उतना गैप देना, आप 3 दिन 4 दिन के लिए जा सकते हैं। करेक्ट। वो प्रॉब्लम है। तो क्योंकि अथॉरिटीज़ हम लोग होंगे तो साइन हमें चाहिए, हमारे ही तो क्या होंगे। लगता है ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें अटकती है आपकी, या सरकारी तंत्र में ज़्यादा चीज़ें अटकती है? सरकारी तंत्र। ब्यूरोक्रेसी ठीक काम कर रही है? वो तो तब पहुँचेंगे ना जब अगला लेवल होगा। ब्यूरोक्रेसी एक्चुअली दोनों एक दूसरे से लिंक है। मैं कहता हूँ सरकारी तंत्र ढीला है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उसको अपडेट नहीं कर रही। अगर ब्यूरोक्रेसी उसको टाइट कर दे तो तंत्र खत्म हो जाएगा। फिर उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ईजी है। इन्वेस्टमेंट क्या, पैसे ही तो लगाना है, लेकिन जहाँ लगाना है, जो चीज़ जिस चीज़ पे लगाना है वो तो उपलब्ध हो। नोटिस जी, आपके से जो जितने एसोसिएट हैं हमारे पहाड़ी समाज के और भी लोग, क्या वो भी इस तरह के एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं, आपसे कुछ शेयर करते हैं? कुछ जब आप कहते हो कि उन्हें मोटिवेट करते हैं, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं यहाँ पे पूरे गढ़वाल समाज के, तो दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट करते हो कि चलिए यार अपने पहाड़ में, अब कोरोना के बाद तो हमने देखा है थोड़ा बदलाव भी आया है कि कम से कम पहाड़ की जो हवा है वो शुद्ध हवा पानी है, हवा पानी है। क्योंकि दिल्ली हमने भी 20 साल गुजारे अपने जीवन के, तो हमने देखा पॉल्यूशन बहुत है यहाँ पे, लेकिन जब पहाड़ की का रुख करते हैं तो शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, और सबसे बड़ी बात है अपनी वो यादें, और लगता है कि हम अपनी प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं। तो लगता है, तो जो बाकी संगी साथी हैं उनके क्या रिएक्शन रहते हैं? मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हम लोग 4, 5, 6 3 दिन अभी रिसेंटली गए थे। और भी थे आपके साथ? हाँ, मेरे साथ और 2 लोग भी थे, उत्तराखंडी थे। तीनों लोग इसी पर्पज़ से गए थे, कुछ और देखते हैं इन्वेस्टमेंट वहाँ पे। तो गए हम 3-4 जगह विजिट करें, फिर हम उसकी क्वेरीज करने के लिए सरकारी वही विभाग पे, और फीडबैक नहीं मिला वहाँ से कुछ भी। मतलब जो रिस्पॉन्स हमें चाहिए था वो नहीं मिला। तो हमारा लिमिटेड उस टाइम टाइम था 3 दिन का, नहीं मिला। जब रिस्पॉन्स हमने कहा चलो अगली बार जून में आएंगे अब, तो वो सिंगल विंडो की जब बात कर रहे हैं हम, सिंगल विंडो कहाँ से जाएंगे सर? पहला स्टेप तो हमारा गवर्नमेंट ही है। वो विंडो सिस्टम पे जो बैठे हैं वो जवाब नहीं देते। यानी आप कह रहे हो तहसीलदार जो पटवारी हैं उन्हीं के स्तर पे ही वहीं ब्लॉक लग जाता है, वो जगह पे उपलब्ध तो रहे। अच्छा, एक चीज़ सवाल मेरा और है, क्योंकि मैंने देखा हमारे काफ़ी उत्तराखंडी समाज के जो साथी हैं, जब मेरी उनसे बात होती है तो हम भी उन्हें मोटिवेट करते हैं, आइए अपने उत्तराखंड को मजबूत कीजिए। सरकारें बातें करती हैं, लेकिन साथ में आपको भी आना होगा, और इसे मिलकर, क्योंकि करेक्ट, हमारा भी एक समाज से जो हमें मिला है, जो हमें ईश्वर से मिला है, कुछ ना कुछ एक रिटर्न करना चाहिए हमें अपनी भी योग्यता के। अगर मैं पत्रकार हूँ तो मैं पत्रकार के तौर पर रिटर्न करने की कोशिश करूँ उत्तराखंड को करने के लिए। अगर आपने अच्छा पैसा कमाया तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसे मजबूत कीजिए। बिल्कुल। एक बातें होती हैं, तमाम लोग आते हैं, लेकिन अब एक बात आ रही है भू कानून की। तो तमाम मेरे पास फ़ोन्स आए कि भाई ये भू कानून जो बन गया है, अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगा, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्लॉज हैं, एग्रीकल्चर लैंड, पहाड़ों में जो लैंड ली जाती है कॉमर्शियल लैंड तो होती नहीं है। हाँ, वो एग्रीकल्चर लैंड है, फिर उसको चेंज करवाना, फिर उसके पास भी क्लॉज है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या आप जो लेकर आ रहे हैं, हो सकता है आप 5 लोग हों, 5 लोग में से हो सकता है कि 3 लोग उत्तराखंडी हो, 2 नॉन उत्तराखंडी हो। इन्वेस्टमेंट क्योंकि पैसा तो चाहिए। तो वो इस तरह की जो दिक्कतें हैं, क्या आपको भी आ रही हैं क्या? बिल्कुल, जैसे भू कानून की बात कर रहे हैं। और कैसा लगा आपको भू कानून, मुझे ये बताइए। भू कानून देखिए सर, 2 तरीके से इन्होंने कुछ एरियाज़ डिवाइड किए हैं। तराई क्षेत्र का अलग और पहाड़ों का थोड़ा सा अलग किया है, शायद मेरे जो नॉलेज है। तो तराई क्षेत्र में लिमिटेशन लगाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तराई क्षेत्र में बहुत जल्दी मोटिवेशंस होता है लैंड सेलिंग के लिए और कमर्शियल यूज़ के लिए। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि किसी एरिया को डेवलप करने से पैसे बढ़ाने के लिए ये भी होता है। तो उसमें मैक्सिमम एरिया क्या है, लोग बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाहर से उत्तराखंडी या नॉन उत्तराखंडी? दोनों आते हैं। मैक्सिमम मैं कहूँगा नॉन उत्तराखंडी आता है उसमें। ठीक है। क्योंकि वो नॉन उत्तराखंडी जो यहाँ हमारे पास यहाँ दिल्ली में या बाहर और जगह से हैं, जैसे गुजराती हैं और जो लोग हैं, उनका विज़न हमसे अभी भी बहुत ऊपर है, क्योंकि शुरू से बिजनेसमैन है। हम लोग तो आए थे नौकरी से शुरू हुए, अब लोगों ने एजुकेशन करी तो 3rd जनरेशन तक जब पहुँचे हैं तो थोड़ा सा हम लोग मेच्योर हुए इन चीज़ों में ना, अपनी जॉब से अलग सोच रहे हैं। पर वो लोग शुरू से ही हैं, वो तो एंशियंट टाइम की देख लो तो घर छोड़ के निकल जाते थे। तो दूसरा जो हमारा जो अपर पार्ट है, जो हिल्स एरिया है, उसको इकोसिस्टम की तरह बना के करना पड़ेगा। लेकिन इसमें हमारी भागीदारी के साथ साथ गवर्नमेंट की भी बहुत मेच्योर एंड ट्रांसपेरेंट, जो मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगती है। और ट्रांसपेरेंट भागीदारी नहीं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन गवर्नमेंट को भी एक स्टेप लेना पड़ेगा, आगे आके इनवाइट करना पड़ेगा।
उत्तराखंडियों को पहले इनवाइट किया है। गवर्नमेंट से अगर सवाल पूछा जाए तो गवर्नमेंट यही कहती है कि देखिए ना, 2 इन्वेस्टर समिट करवाई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन भी हो रहे हैं। तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं देश भर में के उनको बुलाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लंदन से लेकर दुबई से लेकर दुनिया भर की यात्रा कराते हैं और बोलते हैं कि भाई उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तभी तो मुख्यमंत्री धामी भी यही कहते हैं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन उत्तराखंड। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ के अखबार यानी उत्तराखंड के अखबारों की बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनती है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन उत्तराखंड। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का होगा। तो तीसरा दशक जब उत्तराखंड का होगा तो कहीं ना कहीं होना चाहिए, पे भरोसा, कहीं ना विश्वास। नौटियाल जी आपका भी होता है, आप दिल्ली बैठे हैं, कोई मुंबई बैठे हैं, कोई गुजरात बैठे हैं, तो आप सबको साथ आना होगा। नहीं, एक छोटा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अकेले तो उसे बना नहीं देंगे। इसी पॉलिसीज़ की बात करें, छोटी सी पॉलिसीज़ है। जैसे उत्तराखंडी, देखो मैं मानता हूँ गरीब लोग हैं, आज भी उत्तराखंड में जितने लोग हैं अपर साइड गरीब हैं बेचारे। कोई बाहर से आके उसको चाहे मल्टीपल परचेजर हों, उसको अगर लालच दे दो ज़मीन बेच देगा, ठीक है। और फिर जैसे हम डिस्कस कर ही रहे थे कि उसी को केयर टेकर रख लेगा। हाँ, मतलब मेरा एक सवाल आपसे ये था, मैं थोड़ा वो सामने ले लूँ कि एक बहुत बड़ी समस्या, मैं जब भी आंदोलनों को कवर करता हूँ, एक मूल निवास, भू कानून, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ चल रही है, मेरी तमाम जो बातें होती है जो मुझे कई हद तक वाजिब भी लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में रहने वाले जो लोग हैं जब अपनी ज़मीनें छोड़ दी हैं, उनको पता ही नहीं है क्योंकि खेत कहाँ पर है। करेक्ट। और एक बड़ा संकट भी है, बड़ी शंकाएँ भी उनके मन में है कि भाई हमने अपने खेत छोड़ दिए हैं, हमने अपनी ज़मीनें छोड़ दी हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारी खेत ज़मीन कहाँ है, क्योंकि एक टुकड़ा यहाँ है, दूसरा टुकड़ा कहीं और, तीसरा टुकड़ा कहीं और है। ऐसे में वो हर ज़मीन की टेक केयर नहीं कर सकता, और जब नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे झाड़ियाँ हो गई हैं, जंगल हो गए हैं वहाँ पे। और उनके मन में शंका इस बात की भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार धीरे धीरे उसको एक्वायर कर ले, उसके लैंड को, यानी कुछ समय बाद जब वो जाए तो उसे पता चलेगा भाई ये तो सरकारी ज़मीन है, यानी कि जो उसके पुरखों की ज़मीन थी, जिसको अपनी पुरखों की ज़मीन समझ रहा था, जिसको वो अपनी ज़मीन समझ रहा था, वो तो सरकारी ज़मीन है हो गई है। और सरकार से कब तक लड़ेगा वो, पूरा जीवन निकल जाएगा, कहीं पुश्ता निकल जाएगी। तो इसी में मेरे दो विजन्स हैं, जैसे आप बोलिए। शंकाएं आपके अंदर भी हैं? हाँ, बिल्कुल शंकाएं हैं। इसमें 2 पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उत्तराखंड को वाकई में अगर हमें डेवलप करना है, हर एक जगह की तरह, जैसे हिमाचल की बात करें, कंसोलिडेशन, चकबंदी होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आज अगर एक आदमी के पास 10 खेत भी हैं, लेकिन वो 10 खेत एक जगह नहीं है, 2 एक जगह हैं, 2 जंगल में हैं, 2 नदी के पास हैं, तो वो क्या करता है, 2 कर लेता है, बाकी छोड़ देता है। और करते करते क्या होता है, 2 जंगल ही हो जाते हैं बाकी खेत। तो अगर वो कंसोलिडेशन हो जाए तो कम से कम जो बंदा घर से निकलेगा उसे पता था कि मैं 10 खेत मेरे चाहे छोटे हो गए पर एक जगह पे हैं, वो मेंटेन रहेंगे, हर आदमी की मेंटेन, क्योंकि जगह पता है उसे, और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी मेंटेन। अब मालिकाना हक की जो बात चल रही थी कि बाहर से अगर कोई पार्टी इन्वेस्टमेंट करती है उत्तराखंड पहाड़ों में, तो अक्सर ये संकट है कि पहाड़ का आदमी तो बेच देता है उस ज़मीन को, और कहीं ना कहीं क्योंकि पैसों का अभाव है, और हम देखते हैं जो हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे ज़मीनों के रेट्स बहुत हाई हैं, तो वो ज़मीन का एक टुकड़ा बेचते हैं, उस अनुपात में एक बहुत बड़ा टुकड़ा पहाड़ों में खरीद लेते हैं। और कहीं ना कहीं जिसकी वो ज़मीन होती है उसे इकट्ठा कुछ लाख पैसा देते हैं, 1 लाख रुपए, 10-20 लाख रुपए दिए तो पहाड़ी आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, वो अपनी ज़मीन भी छोड़ देता है और कहीं ना कहीं उसी को केयरटेकर रख लेते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ, मालिकाना हक की बात चल रही है, जो उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं कि भाई कम से कम जो मूल उत्तराखंडी है उसे मालिकाना हक तो मिले, उसमें कुछ परसेंटेज तो मिले। वही मैं बात कर रहा था कि सेकंड पॉलिसीज़ में ही इम्प्लीमेंट हो सकता है, भू कानून के साथ पॉलिसीज़ हो कि कोई भी ज़मीन अगर किसी को बेच रहा है अपनी पूरी ज़मीन, और वो इन्वेस्टमेंट अगर 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर उसमें उस ज़मीन को अपग्रेड करता है, तो उसमें कुछ परसेंट, 10%, 12% का शेयर जो ओरिजिनल सेलर है उसको मालिकाना हक जरूर मिलना चाहिए। कम से कम मालिक तो फील करे, वो बेचारा उसी की यहाँ नौकरी करने लगता है, तो लोगों को डर रहता है यार मैं कुछ करूँगा 10 साल बाद तो मेरी ज़मीन बंजर हो ही जाएगी, नहीं कोई खरीदता भी है तो मालिकाना कुछ तो परसेंटेज उसके पास रहे। तो ये सिक्योरिटी नहीं है, अभी भी वो जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो सिक्योर नहीं है। मुझे लग रहा है सारी पॉलिसीज़ वन वे और अदर वे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको देख करके बनाई जा रही है। तो ये आपके व्यक्तिगत अनुभव भी है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मूल निवास की बात हो रही है, हमने कहा उत्तराखंड का मूल निवास, हम बार बार कह रहे हैं उत्तराखंड का मूल निवासी, लेकिन मूल निवासी सरकार के हिसाब से तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं। मांग जरूर चल रही है कि 1950 के बाद जो मूल निवास की जो मूल निवासी उनको मूल निवासी माना जाए, 1950 के बाद जो वहाँ रह रहे हैं 1950 से मूल निवासी माना जाए। सरकार कह रही है भाई अस्थायी निवासी का दे रही है,
तो स्थायी निवासियों की चीज़ चल रहा है कि कोई भी यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा या महाराष्ट्र देश के किसी भी हिस्से से आके वो भी वहाँ का स्थायी निवासी बन जाएगा। 5 साल में तो जो मूल उत्तराखंडी है और जो वहाँ रहने वाले उत्तराखंडी, उसमें अंतर क्या रह जाएगा? मुझे लगता है अगर ये सिर्फ ये स्थायी निवास देंगे तो अगले कुछ सालों में उत्तराखंड खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग बाहर के होंगे, वो भी स्थायी निवास वाले हो तो जाएंगे। क्या लगता है क्या होना चाहिए इस पर आपका सुझाव? देखो, मूल निवास तो होना चाहिए, हाँ या ना? हर एक का जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे हम लोग बात करते हैं ग्रीन वीज़ा की या नेशनल, जो बात कोई भी 5 साल रहता है तो उसको एक वीज़ा मिलता है, वो आज़ादी अलग कैटेगरी का होता है, अलग अलग कैटेगरी का था। तो इस तरह से जैसे जो 50 साल 1950 वाला जो कानून है मुख्य भू कानून वाला, वो लागू होना चाहिए। क्योंकि हम कैसे कहें कि हम उत्तराखंडी हैं? कोई भी जाके 4 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, वो उसको स्थायी निवास, वो भी उत्तराखंडी हो गया। तो हम ओरिजिनल कहाँ के रहे? जो एंशियंट टाइम के आज भी रिसर्च होता है, नोटियाल कहाँ से आए, ये बद्रीनाथ मंदिर कहाँ से आए, ये एक इतिहास है ना। तो इस तरह हमारा भू कानून जो है वो इतिहास है, वो लागू होना चाहिए। उत्तराखंडी को उत्तराखंडी बनाने वाले ये भू कानून ही हैं, जो 1950 का अगर लागू हो जाए तो ही हम लोग उत्तराखंडी रह पाएंगे। एक बात चली, आपने कहा कि नौटियाल कहाँ के, आपने इसी नौटियाल कहाँ के सवाल उठा कि वहाँ के इलेक्शन में मंत्री सुबोध उनियाल ये बोलते हैं कि उनियाल जो है बिहार के हैं। हाँ। तो कई बार हमसे भी सवाल पूछा जाता है कि नौटियाल कहाँ के हैं, तो हम मजाक में कह देते हैं कि भैया नौटियाल जो है और नेगी जो है वो न्यूजीलैंड से आए। ये हास्यास्पद हमारा स्टेटमेंट होता है ये जताने के लिए कि भाई हम यहीं के ही हैं, यहीं के ही हैं, अब यहीं के ही हैं। नौटियाल कहीं और से नहीं आए, नौटियाल उत्तराखंड में ही होते हैं। अब लेकिन अब देश के इतिहास की बात की जाए तो कहा तो ये भी जाता है और ये सत्य है कि जो आर्यंस है, आर्यंस तो नॉर्थ इंडिया के हैं ही, उत्तर भारत के हैं ही उत्तर, करेक्ट, द्रविड़ यहाँ के होते थे, करेक्ट, द्रविड़ इतिहास पे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पिछले कई सालों से हम इतिहास देख, हजारों सालों का इतिहास हम नहीं देखते, लेकिन पिछले कई सालों से जो रह रहे हैं उनकी मूल जड़ें यहीं यहीं की है, यहीं की है। तो नौटियाल जी आप कहाँ के हैं? हम न्यूजीलैंड के हैं, कहाँ के हैं? हम तो उत्तराखंड के हैं। दिल्ली के नहीं है? नहीं, टिहरी के हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना आया था, बड़ा अच्छा गाना था, मुझे पहाड़ी मत बोलो देहरादून का रहने वाला हूँ। हाँ। कहीं आपके बच्चे भी तो ये नहीं गुनगुनाते कि हमें उत्तराखंडी मत बोलो, दिल्ली का रहने वाला हूँ? तो दिल से बोलते हैं और खुल के बच्चे क्या बोलते हैं? बच्चे ही बोलते हैं, उत्तराखंडी बोलते हैं, गढ़वाली बोलते हैं। दिल्ली का रहने वाला हूँ। देखो, दिल्ली में बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन जब उनसे पूछा था आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो बिलोंग उत्तराखंड से करते बिस्लरी अच्छी लगती है, धार का पानी अच्छा लगता है उन्हें? हैं। धार का मस्त पानी, ठंडा। पिज़्ज़ा या मैं झंगोरा? पिज़्ज़ा नहीं, देखो मैं फास्ट फूड से मैं तो खाता नहीं। हाँ, बच्चे खाते हैं, पर कोरा झंगोरा मैं बढ़िया खाता हूँ, बढ़िया मस्त। मैं लेके आता हूँ हर 2 महीने में। बच्चे खा लेते हैं। मैं हमारे यहाँ पे सियारक उठार करके पीछे मयूर विहार में एक ध्यानी जी का है, उनके यहाँ से आता रहता है हर 2 महीने में। जी एड्रेस भी बता दिया, दिल्ली में आने वालों को एड्रेस भी बता दिया कि कहाँ से यहाँ से आता है। और तो इसी में एक बात ये है कि एक सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा, आप दिल्ली में रह रहे हैं, कभी आपको दिल्ली में रहने के बाद कभी ये लगा कि आपको जताया गया कि भैया आप उत्तराखंडी हो? कभी जताया गया आपको आज तक? हाँ, बहुत सारी, जैसे हमारे यहाँ कि पहाड़ी हो आप, भैया आप यहाँ के नहीं हो, ऐसा आज तक जताया गया आपको? देखो, जब जिसकी कम्युनिटी ऊंची हो जाती, मतलब पॉपुलेशन बढ़ जाती है ना। हमारे एरिया में बीच में क्या हुआ था, कुछ बिहार के लोग ज़्यादा हो गए थे, तो ये पहाड़ी लोग हैं सेपरेट करने लगे थे। फिर हम लोगों की कम्युनिटी अपने आप स्ट्रांग हुई, क्योंकि जैसे मैं था, मैंने कई लोगों को एकजुट किया। उत्तराखंडी हैं हम लोग, बड़े शांत लोग होते हैं। देखो, लड़ने में विश्वास नहीं रखते, अपने काम में रहते हैं, ज़्यादातर जॉब वाले हैं। अब यंग जनरेशन जो थोड़ा अच्छी है, एग्रेसिव भी है, फिर उन लोगों को एकजुट किया, फिर दिखाया कि हम उत्तराखंड लोग छोटे नहीं है, कम नहीं है, आपसे ज़्यादा ही हैं। तो जब वो दिखाया तो उन्हें महसूस हुआ नहीं यार, ये लोग ठीक ठाक है, ऐसे नहीं बोलना। तो आपको बताना पड़ता है कभी कभी, और बाहर निकल के करना भी पड़ता है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का एक बयान आया था पहाड़ियों को लेकर, क्या आप लोगों ने भी प्रदर्शन किए थे यहाँ पे? देखो, पॉलिटिकल हो जाएगा। उस बयान को किस तरह से देखते हैं? मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि उन्होंने अपना ये सब करके ना मूर्खता करी। देखो, अच्छा खासा उनका पॉलिटिकल जीवन चल रहा था। हो सकता है उस टाइम, कहते हैं कई बार एक समय आता है जब आदमी का नेगेटिव चीज़ शुरू हो जाती है, तो वो समय था उनका, गलत बोल गए, नहीं बोलना चाहिए। मैं कहता हूँ किसी भी जाति, किसी भी धर्म को नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, और किसी के विपरीत भी नहीं बोलना चाहिए। उनकी गलती थी, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, उससे हमें एक जागृत होकर ये करना चाहिए कि देखो, हमारे उत्तराखंड में ये लोग ऐसे कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते अपने उत्तराखंड में? तो हमें उनसे अच्छा करना चाहिए। और वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके इतना बड़ा होटल बना रहे थे, तभी तो रोजगार हुआ। और आप कह रहे हो कि उत्तराखंड यार नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं? मंत्री है ना वो, तो सरकार उनकी, मंत्री वो, पेपर उनके,
उन्हीं के तो हो रहे हैं, बाकी कहाँ हो रहे हैं? बाकी नहीं हो रहे हैं, बस ये आपके व्यक्तिगत अनुभव है, आप कह रहे हैं। मेरे पक्के अनुभव है। लेकिन एक पहाड़ी वर्सेस मैदानी की बात भी चलने लगी। मैंने वही कहा, वहाँ पे कहा गया कि भी उत्तराखंडी है, बाहर के मेयर हैं शंभू पासवान, वो मेयर बन जाते हैं, कहते हैं बिहार से आए हैं। तो क्या लगता है उत्तराखंड में ये पहाड़ी वर्सेस मैदानी होना चाहिए था क्या? नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि देखो, उत्तराखंड जब स्टेट आपने दे दिया उत्तराखंड, तो वहाँ पे जो मेजोरिटी, जो जैसे बात ही कर रहे हैं मूल निवास की, तो एक परसेंटेज जब बात कर रहे हैं, तो क्यों ना वहाँ पे भी ऐसा हो कि जो बड़े पद हैं, काबिल लोग बहुत हैं उत्तराखंड में, अच्छे मंत्री भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, तो उनको जब इनका पता है कि स्टेट उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के लोग होने चाहिए। मेरा कहना तो ये है। बिहार में वहाँ कहाँ उत्तराखंडी है बताओ? आंध्र प्रदेश में दिखा दो एक आदमी कोई ऐसी पोस्टों पे नेता उत्तराखंडी बैठा हो, नहीं होता। दिल्ली को उत्तराखंड से कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सवाल जरूर होंगे, कुछ ना कुछ सवाल आ रहे होंगे कि पूछेंगे भैया इतने सालों से रह रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली मिक्स लैंड है, दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी है, मिक्स लैंड है। एक्चुअली पॉलिटिक्स का जन्म होता है, आप ये भी कहें यहाँ का अपना कोई कल्चर नहीं है, मैंने देखा दिल्ली का नहीं है, कोई मिक्स कल्चर है हर 10 कदम पे। और मिक्स कल्चर, सब लोग एक दूसरे को कल्चर में ढल गए हैं। जैसे आपका पड़ोसी अगर कोई बिहार से है या कोई पंजाबी है, तो आप सब चीज़ मनाते हो, अब मनानी पड़ती है। हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे लगभग 30-40 लाख है ना। राजनीति में हम जीरो है, मुश्किल से 0.5% है इस टाइम, 0.5%। 2 हमारे बेचारे मंत्री हैं, एक हमारे अभी मोहन सिंह बिष्ट जी और रवि नेगी जीते हैं, और एक अजय बिष्ट जी वहाँ कैबिनेट में हैं। ऐसे 2-3 मुश्किल से हैं। कहाँ है परसेंटेज हमारी? वीर सिंह पंवार जी हमारे वो उधर पार्षद हैं। तो पहले तो हम लोगों को टिकट पता नहीं क्यों नहीं मिलती, या तो एकजुट नहीं हो पाते। अब जबकि मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में पॉलिटिकल अब घुसे हैं तो बहुत अच्छी मेजोरिटी होगी अगली बार, ऐसा मुझे लगा। और मैं भी कोशिश करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। अगर हम अपने प्रवासी होने का पॉलिटिकल ना हो कनेक्शन, तो हमारे काम नहीं होते। मैं सीधी सी बताऊँ, आपके काम सही से कराने हैं तो आपका पॉलिटिकल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पॉलिटिकल कनेक्शन के तो बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा आज की डेट में। मेडिकल में सुविधा नहीं मिल रही, सरकारी हॉस्पिटल में तो आपको एंटरटेन नहीं करते कोई, आपको फ़ोन कराना पड़ता है, ये फैक्ट है। उत्तराखंड सरकार से कोई अपील? सरकार से अपील ये है कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं थोड़ी सी और ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है। और देखिए, सबमिट करने की ज़रूरत तो है, सबमिट तो आप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वहाँ जा रहे हैं उनकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा, मैं जो सबमिट में होता है कि आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे हो, मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर ढूंढ रहे हो, जबकि आपके पास उत्तराखंड के बहुत छोटे इन्वेस्टर हैं जो बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं। आप एक बड़ा प्लांट लगाने की जगह 25 छोटे प्लांट लगा लो, वो हो जाएंगे, लेकिन उसमें हेल्प आपको करनी, 40% आपको सिर्फ हेल्प करनी है। इन्वेस्ट और मेहनत सारे के सारे प्रवासी करेंगे। ये बहुत छोटी सी डिमांड है और मेरे ख्याल से उत्तराखंड सरकार इसमें सक्षम है। उत्तराखंडी भाई बहनों से कोई अपील? बहुत बढ़िया है। गढ़वाली में कर दीजिए। उत्तराखंडी भाई बहनों से मेरी बहुत दिल से अपील है, हृदय से, कि आप जितने भी लोग अब आए हैं, प्रवासी हैं, उन सब से अपील तो ये है कि अब समय आ गया है कि गढ़वाली में कर दीजिए अपील। देखो, अब टाइम बहुत होएगी, अगर अब हम लोग थोड़ा सा जाग लेना, अपना उत्तराखंड से वापस नहीं देला कुछ, अब हम लोग सक्षम होएगी तो कुछ ना कुछ हमें अपनी जो कमाएगा 10%, 20%, 25% उत्तराखंड में, जब हमारे पितृ जो हमारे खेत हैं, पितृ कुड़ी हैं, जग 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 हमारा पुराना मकान तो है ठीक करा, कम से कम हमारा जो बच्चा अगाड़ी आने वाला से 1 महीना कहीं, 2 दिन कहीं, 10 दिन कहीं, दोस्तों तक नहीं जाला ना, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जब बढ़ ली तो इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में बढ़ लू, तक रोजगार आलू, लोग बहुत माध्यम से रोजगार होगा। हम लोग जागला तो सी लोग भी जागला। और उत्तराखंडी भाई बहन जो तक रहना तो से निवेदन छे कि जो भी लोग प्रवासी लोग आंदा तो है दिल से स्वीकार करा, क्योंकि बहुत बारी देखने में आए कि जब एक बड़ी लोग जान ना तो इसे थोड़ा टेढ़ी आंख करदा तो से निवेदन छे कि जब हम भी यही का छाप, हाँ जो लोग जानदा से भी यही का छे, और तो से अगर आप अपनाएंगे ना तो रोजगार उत्तराखंड में ही बढ़ लो। जो प्रवासी जितना पैसा कमाना सी ऑन लगे पैसे लेके तक, पर आप लोग अगर तो की हेल्प नहीं कर रहा तो पैसा वापस फिर चल जा रहा, और तक आला तब देसी लोग, और देसी लोग क्या करता तुम्हें सब पता, एक बार अंग्रेज आए थे, अब देसी आला। ये थे हमारे साथ दिल्ली में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडी विनोद नौटियाल जी,
और इनका भी मानना है कि प्रवासियों को भी साथ आना होगा, सबको मिलकर साथ आना होगा, तभी जो उत्तराखंड है, जो सशक्त उत्तराखंड का जो विश्वास है, जो पलायन को लेकर जो बातें हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर जो बातें हैं, वो केवल बातें नहीं होंगी, उन पर काम होगा। यानी बातें कम, काम ज़्यादा होगा और उत्तराखंड मजबूत होगा। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन से वर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।